नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री। भविष्य में पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार पर चर्चा। साइबर अपराध और आतंकवाद की चुनौतियों पर भी मंथन। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। नामांकन प्रक्रिया शुरू। 16 फरवरी को होगा मतदान। 2 मार्च को आएंगे नतीजे। जांच समिति की घोषणा के बाद पहलवानों का धरना खत्म। खेल मंत्री ने की समिति गठित करने की घोषणा। महासंघ के रोजमर्रा के काम को भी देखेगी समिति। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। हिमाचल प्रदेश में ताजा हिमपात से कई सड़क मार्ग बाधित। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में ठंड का प्रकोप जारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज पर टीम इंडिया का कब्जा। रायपुर वनडे में 8 विकेट से दी मात। घातक गेंदबाजी के आगे 108 रन पर ढेर हुई मेहमान टीम। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। सम्मेलन में भविष्य में पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, वर्तमान में भविष्य की चुनौतियों और मुद्दों पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी का उपयोग, आतंकवाद की चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, क्षमता निर्माण, जेल सुधार सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सम्मेलन में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पुलिस और खुफिया अधिकारी चयनित मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं को प्रस्तुत किया जाएगा ताकि अन्य राज्य इससे तरीके सीख सकें। पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठन के प्रमुखों सहित लगभग 100 लोग सम्मेलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे हैं और अन्य वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में रुचि ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सभी प्रमुख सत्रों में हिस्सा लेते हैं। वे स्वतंत्र और अनौपचारिक चर्चाओं को भी प्रोत्साहित करते हैं, जिससे नए विचार सामने आए। सम्मेलन में पुलिस और अन्य संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री के साथ देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। निर्वाचन आयोग ने त्रिपुरा की 60 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार अब 30 जनवरी तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 31 जनवरी को की जाएगी और उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 2 फरवरी है। 60 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 16 फरवरी को होगा और मतगणना 2 मार्च को की जाएगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी 3,328 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। मतदान वाले राज्य में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त 3 विशेष पर्यवेक्षक शीघ्र ही वहां जाने वाले हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों ने सरकार से आश्वासन मिलने के बाद कल देर रात अपना धरना खत्म कर दिया। खेल मंत्री ने मामले की जांच के लिए समिति गठित करने की घोषणा की है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ दूसरे दौर की बातचीत में गतिरोध दूर होने पर पहलवानों ने जंतर मंतर पर 3 दिन से चल रहा अपना धरना समाप्त करने का फैसला किया था। शिकायतों के समाधान के पहले कदम में WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों से अलग करना है। सरकार ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के WFI अध्यक्ष पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक निगरानी समिति गठित करने का फैसला किया है। यह समिति महासंघ के रोजमर्रा के काम को भी देखेगी। कमेटी 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। WFI के संविधान के अनुसार किसी राष्ट्रीय खेल महासंघ को तब तक भंग नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने IOA के किसी नियम या दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं किया हो।
या फिर विश्व संस्था ने उसकी मान्यता रद्द नहीं की हो। इससे पहले पहलवानों ने आईओए के पास जाकर जांच करने का आग्रह किया था। आईओए ने उनकी मांगों पर गौर करते हुए एमसी मैरीकॉम की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय जांच समिति गठित की। आईओए के पैनल में पहलवान योगेश्वर दत्त, तीरंदाज डोला बनर्जी, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष और आईओए के कोषाध्यक्ष सहदेव यादव भी शामिल हैं। इस समिति में 2 वकील तालिश रे और श्लोक चंद्रा भी शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और आईओए की संयुक्त सचिव अलकनंदा अशोक भी समिति का हिस्सा हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से देश को नवीन ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नए रास्ते तलाशने की अपील की है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में कैडेटों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की प्रगति का मार्ग युवाओं से होकर जाता है। राजनाथ सिंह ने कैडेटों से देश के सदियों पुराने मूल्यों और परंपराओं से जुड़े रहने और अपनी पसंद के क्षेत्र में विनम्रता के साथ काम करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए देश को तैयार करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल राष्ट्र को सभी प्रकार के खतरों से बचा रहे हैं। वैज्ञानिक, इंजीनियर, सिविल अधिकारी और अन्य उन्हें सभी प्रकार से सहयोग प्रदान कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह टीम वर्क का ही परिणाम है कि भारत ने अतीत में अपने दुश्मनों को हराया है और कई युद्ध जीते हैं। रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि एनसीसी कैडेट अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और मूल्यों के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। विरासत पर गर्व करने का यह अर्थ नहीं है कि आप केवल बातों बातों में उस पर गर्व करें। इसका अर्थ है कि आपको अपनी विरासत से, अपने मूल्यों से, अपनी वैल्यूज से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। वैल्यूज से कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसलिए जब यह कहा जाता है कि हमें एक समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण करना है, तो उसका वास्तविक अर्थ यह होता है कि हमें अपने देश को समृद्ध भी करना है, सशक्त भी करना है और सबसे महत्वपूर्ण, भारत को भारत ही रहने देना है। भारत को न तो हमको अमेरिका बनाना है, न लंदन बनाना है, न फ्रांस बनाना है। भारत भारत ही रहना चाहिए। मुझे इन राष्ट्रों से कोई आपत्ति नहीं है। सभी राष्ट्रों की अपनी गरिमा और सम्मान है, पर मैं जो कहना चाहता हूं आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। यहां जब मैं भारत कह रहा हूं तो उससे मेरा मतलब एक विचार से है, एक प्राचीन और अखंड परंपरा और भारत की हमारी संस्कृति यानी कल्चर से है। और भारत से मेरा मतलब चरित्र से है, जो जाने अनजाने हर एक भारतीय के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप में से कई कैडेट्स अपनी मेहनत, लगन और संस्कारों के बल पर कुछ नया करेंगे और कुछ अलग करेंगे और दुनिया भर में अपना और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। हमारे भारत की प्रगति का रास्ता आप लोगों से ही होकर गुजरता है और आप लोग जितने सशक्त होंगे, हमारा देश भी उतना ही सशक्त होगा। इसका हमें ख्याल बराबर रखना चाहिए। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी अगले सप्ताह 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच कृषि, साइबर सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी सहित अन्य क्षेत्रों में आधा दर्जन समझौते होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार अल सीसी 24 से 26 जनवरी तक भारत यात्रा पर रहेंगे, जिस दौरान वह गणतंत्र दिवस परेड भी देखेंगे। बयान में कहा गया है कि मिस्र के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय और शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय और आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी राष्ट्रपति अल सीसी से भेंट करेंगे। उनका यहां कारोबारी समुदाय के साथ संवाद करने का भी कार्यक्रम है। भारत और मिस्र के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने के बारे में भी चर्चा होने की संभावना है। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना के कारण असुरक्षित इमारतों को गिराने का काम मौसम में सुधार के साथ शुरू हो गया है। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में हुई बर्फबारी और बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है, जिससे अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे जोशीमठ के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। अधिकारियों के अनुसार जोशीमठ में भूमि धंसने के बाद 849 घरों में दरारें आ गई हैं और 269 परिवारों को अस्थायी राहत केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है। मौसम साफ होने के साथ ही होटलों, मलारी इन और माउंट व्यू और पीडब्ल्यूडी के निरीक्षण बंगले को ध्वस्त करने में
ड्रिलिंग मशीन और बुलडोजर लगाए गए हैं। प्रभावित लोगों को ठंड से बचाने के लिए अस्थायी राहत केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर ये बताया है कि संसद का नया भवन अभी निर्माणाधीन है। ऐसे में बजट सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद के वर्तमान भवन में होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा और मणिपुर पिछले कुछ वर्षों में प्रगति और विकास के गवाह बने हैं, जबकि मेघालय के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जम्मू में आज सुबह 15 मिनट के अंतराल पर हुए 2 विस्फोट में 9 लोग घायल हो गए। संदिग्ध आतंकवादियों ने नरवाल के परिवहन यार्ड में विस्फोट ऐसे समय में किए। सुरक्षा एजेंसियां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर हाई अलर्ट पर है। रूस की राजधानी मॉस्को से 240 यात्रियों को लेकर गोवा आ रहे एक विमान में बम होने संबंधी ईमेल मिलने के बाद उसे आज तड़के उज्बेकिस्तान की ओर मोड़ दिया गया। भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। भारतीय नौसेना 23 जनवरी को कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर के परिचालन की शुरुआत करेगी। यह 5वीं डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। न्यूजीलैंड के शिक्षा मंत्री क्रिस हिपकिंस का देश का अगला प्रधानमंत्री बनना तय है। हालांकि हिपकिंस को प्रधानमंत्री बनने के लिए रविवार को संसद में अपनी लेबर पार्टी के साथियों का समर्थन हासिल करना होगा। यह केवल एक औपचारिकता भर है। अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क अपनी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला की खरीद के संबंध में किए गए भ्रामक ट्वीट से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए सैन फ्रांसिस्को की दीवानी अदालत में पेश हुए। माघ मेला के तृतीय स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर आज 1.5 करोड़ लोगों ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई। इस बीच मेला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से साधु संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को अब भी खेल के लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में शामिल किए जाने की उम्मीद है। उसने खेलों की आयोजन समिति को पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए 6 टीम की T20 स्पर्धा की सिफारिश की है। एन श्रीराम बालाजी और जीवन नेदुनचेजियान की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के पहले दौर में 5वीं वरीयता प्राप्त इवान डोडिंग और ऑस्टिन क्रिसिक्सेक को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। दोनों ने क्रोएशिया और अमेरिकी जोड़ी को 7-6, 2-6 और 6-4 से हराया। और आज की खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। What is fiscal deficit? When the government's revenues from various sources fall short of the entire expenditure, it has to borrow money to meet the shortfall. The excess of expenditure over receipts is called fiscal deficit. Higher fiscal deficit may result in higher rate of inflation. What is demands for grants? Demands for grants are statements of estimates of expenditure from the consolidated fund. The Lok Sabha votes on them. Generally, each ministry or department presents its demand for grant.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी राज्य कर्नाटक के विजयपुरा से 9 दिवसीय राज्यव्यापी विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। विजय संकल्प यात्रा में पार्टी कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर सदस्यता अभियान चलाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो और केंद्र सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट जारी की है। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में फरवरी माह से आयोजित होने जा रहे G20 सम्मेलन को लेकर व्यापक जन जागरूकता का प्रसार करने के लिए रन फॉर G20 वॉकथॉन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से हरी झंडी दिखाकर वॉकथॉन की शुरुआत की। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों से प्लास्टिक को जीवन से दूर करने की अपील की। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में 68 राजीव गांधी आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री प्रदेश भर में समाधान यात्रा कर रहे हैं। गया में विकास कार्यों पर संतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि इसी तरह का विकास हर क्षेत्र में करने को लेकर वे प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के लिए होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल और गणतंत्र दिवस परेड को लेकर गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। कश्मीर घाटी के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कमी के बीच कुछ इलाकों में रुक रुक कर हल्की बर्फबारी हुई। खराब मौसम के चलते श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। कश्मीर घाटी के कुछ इलाकों, खासकर ऊपरी इलाकों में तड़के हल्की बर्फबारी हुई। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में पिछले 24 घंटे में 13 इंच, कोकेरनाग में 8 इंच, काजीकुंड में 6 इंच और शोपियां में 4 इंच बर्फबारी दर्ज की गई। श्रीनगर, गांदरबल और कुछ अन्य मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के कुछ अन्य इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई है। खराब मौसम के कारण घाटी से आने जाने वाली उड़ानों पर भी असर पड़ा है और कई उड़ानें विलंबित भी हुई हैं। घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को पांथ्याल में पत्थर गिरने के कारण यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। सड़क साफ किए जाने के बाद इस पर यातायात बहाल किया जाएगा। पंजाब और हरियाणा में ठंड का प्रकोप जारी रहा और हिसार इस क्षेत्र का सबसे ठंडा स्थान रहा। हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 3 डिग्री कम है। वहीं अंबाला में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस, जबकि करनाल में 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा। नारनौल, रोहतक, भिवानी और सिरसा में पारा क्रमशः 4.5 डिग्री, 6.6 डिग्री, 5.6 डिग्री और 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजस्थान की बात करें तो बीकानेर और जयपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर में बीती रात न्यूनतम और अधिकतम तापमान 8.3 डिग्री और 21.1 डिग्री रहा। इस दौरान राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 6 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। हैदराबाद में पहला वनडे मैच जीतने के बाद टीम इंडिया का प्रदर्शन रायपुर में भी शानदार रहा है। टीम इंडिया ने रायपुर में दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को मात देकर 3 मैचों की सीरीज पर 2-0 की निर्णायक बढ़त बना ली है। टीम इंडिया ने रायपुर वनडे में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया है। दूसरे वनडे में भारतीय टीम को जीत के लिए 109 रन बनाने थे,
टीम इंडिया ने महज 20.1 ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया। टीम इंडिया के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने 51 रनों की पारी खेली। इसके अलावा शुभमन गिल 40 रन, जबकि ईशान किशन 8 रन पर नाबाद लौटे। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड टीम को 108 रनों पर समेट दिया। भारत की तरफ से तेज गेंदबाजों ने दमदार गेंदबाजी की और पहले 10.3 ओवर में ही आधी टीम को पवेलियन की राह दिखा दी। दक्षिण कोरिया से मलेशिया तक रविवार को खरगोश वर्ष की शुरुआत होने वाली है। वहीं वियतनाम में बिल्ली के आगमन का वर्ष मनाया जा रहा है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।